पिछले एपिसोड में हमने जाना था संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान को क्यों बनाया गया, संविधान क्या होता है, उसमें भाग कितने होते हैं, अनुसूची कितनी होती है, आर्टिकल कितने होते हैं, ये सभी हमने भाग एक में या फिर कह सकते हैं पिछले वाले एपिसोड में जान चुके थे। और उसमें साथ ही ये भी जाना था भाग एक को अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। आज हम भाग 2 करेंगे और उसमें डिटेल से हम समझेंगे कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डाल लेते हैं भाग 2। भाग 2, ठीक है। भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 हमें नागरिकता के बारे में बताता है कि नागरिकता क्या होती है। ठीक है, उससे पहले मैं नागरिकता के बारे में थोड़ा परिचय दे देता हूं। देखिए, इसमें कहा गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा, ठीक है, और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। देखिए, भारत का नागरिक का मतलब ये होता है कि जब हमारे देश का संविधान बना, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ, हमारे देश में संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो इस भाग में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी लोग इस देश में पैदा हुए हैं या फिर कह सकते हैं उस देश से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश में रह रहे हैं, उन सभी को हम भारत का नागरिक मान लेंगे। ठीक है, यानी 1950 से पहले जितने भी लोग भारत में थे या फिर पैदा हुए, उन सबको भारत का नागरिक मान लिया गया। ठीक है, अब देखते हैं नागरिकता की परिभाषा क्या होती है। देखिए, नागरिक व्यक्ति वह होता है जिसको उस देश में वोट डालने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, सरकारी नौकरियों में भाग लेने का अधिकार होता है, उसे मौलिक अधिकार भी दिए जाते हैं। ठीक है, जबकि अगर किसी देश में कोई दूसरे देश का नागरिक आ जाता है तो ना तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, ना तो उसको सरकारी नौकरी में जाने का अधिकार होता है। ठीक है, और ना ही उसे वोट डालने का अधिकार होता है। लेकिन अगर आप देश के किसी देश के नागरिक होते हैं या फिर भारत के नागरिक हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार है, सरकारी नौकरी में हिस्सा लेने का अधिकार है और देश में चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, तो भारत का नागरिक कौन होगा? जिसे वोट डालने का अधिकार है, सरकारी नौकरियों में हिस्सा लेने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, साथ ही साथ उसको देश में जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सभी को दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो भारत का नागरिक कौन होगा? जो 1950 से पहले भारत में पैदा हुआ या फिर भारत में रह रहा होगा, उसको भारत का नागरिक मान लिया गया। ठीक है, ये अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। देखिए, भाग 2 जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 में बेसिकली यही लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक कौन होगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि 1950 से पहले, यानी संविधान लागू होने से पहले जितने भी लोग भारत में थे या फिर पैदा हुए, उन सभी को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 6, ठीक है, देखिए, जब हमारे देश का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो कुछ लोग जो कि पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान में ही रह गए और जो भारत में थे वो भारत में ही रह गए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का जो इच्छा हुआ कि हम पाकिस्तान से भारत जाएंगे, या फिर भारत वालों को इच्छा हुई कि हम भारत से पाकिस्तान जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि अगर 1900 मतलब संविधान लागू होने से पहले जो भी लोग पाकिस्तान में हैं वो अगर भारत में आना चाहें तो उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, संविधान लागू होने से पहले कुछ शर्तों के आधार पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है कि जो भी लोग पाकिस्तान से भारत में आना चाहें वो भारत में आ सकेंगे और उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्या अभी कोई पाकिस्तान से भारत में आएगा तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा? नहीं, ये सिर्फ 1950 से पहले की बात कही गई थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 में यही कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान से भारत आने वालों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा कुछ शर्तों के आधार पर। ठीक है, अब अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या कहता है समझिए। अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर भारत का संविधान लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाएगा, ठीक है, बिना पाकिस्तान की अनुमति के, या फिर जो भी लोग गए भारत से पाकिस्तान में, उन लोगों को अगर भारत में वापस आएंगे तो उनको नागरिक नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर जो लोग पाकिस्तान गए
उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई। समझ में आ गया? यही लिखा है अनुच्छेद 7 में, यानी भारत से पाकिस्तान जाने वालों को क्या की गई? नागरिकता रद्द कर दी गई। समझ में आ गया? अच्छा, अब अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है? अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या सर, हम आज भी पाकिस्तान जाएंगे तो क्या भारत सरकार हमारी नागरिकता रद्द कर देगी? नहीं, ये उस समय के लिए कहा गया था। ठीक है, अगर आज आप वीजा पासपोर्ट या फिर किसी भी काम पढ़ाई वगैरह के लिए जाते हैं, हालांकि पाकिस्तान में किस तरह की पढ़ाई होती है ये तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे, क्योंकि आतंकवादियों का वो टीला है, कह सकते हैं। तो गया, तो देखिए अनुच्छेद 7 में ये कहा गया था कि अगर जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान जाएंगे रहने के लिए, उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अब 8 समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति भारत से विदेश में जाता है, ठीक है, तो क्या उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी? देखिए नागरिकता रद्द करने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी नागरिकता रद्द कर दी गई या फिर आप भारत के नागरिक नहीं, तो आपको ना वोट डालने का अधिकार होगा, ना सरकारी नौकरी में जाने का अधिकार होगा, ना चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। ठीक है, और ना ही कोई भी सरकारी योजनाएं आपको मिलेंगी अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं। तो क्या अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि क्या अगर आप विदेश जाते हैं, सऊदी अरब, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जहां भी जाते हैं, तो क्या जाने के बाद भारत सरकार आपकी नागरिकता रद्द कर देगी? नहीं, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे मुझे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना है, तो भारत सरकार ये थोड़ी है कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा तो मेरी नागरिकता ही रद्द कर देगी। चाहिए आपने वहां अब चले गए तो अब आप यहाँ के निवासी नहीं रहेंगे, वहीं रहिए, ऐसा नहीं है। अगर मैं इंग्लैंड जाता हूँ वहां पर किसी काम के लिए, पढ़ाई के लिए, तो मुझे वहां पर पढ़ाई के लिए वीजा लेना पड़ेगा कि हाँ मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, वहां के राजदूत जो हमारे भारत में आए हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी तो वहां पर हम जा सकते हैं। ठीक है, तो किसी काम से अगर आप गए हैं कुछ समय के लिए, तो आप भारत से विदेश जा सकते हैं। आपकी नागरिकता भारत में सुरक्षित रखी जाएगी। अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, टहलने घूमने के लिए जा रहे हैं, आप जा सकते हैं। आपकी नागरिकता यहाँ पर सुरक्षित रखी जाएगी, आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। ठीक है, तो कुछ शर्तों के आधार पर, कुछ शर्तों को ध्यान में रखते हुए आप पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। आपकी नागरिकता पे कोई भी आंच नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 8 भी समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 9 समझते हैं। अनुच्छेद 9, ठीक है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 8 में तो कह दिया कि आपकी नागरिकता बरकरार रहेगी। अब अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप सऊदी अरब गए, कमाए खाए, पैसा कमाए, पढ़ाई लिखाई किए, पहले घूमे, लेकिन अब आपका मन वहां करने लगा कि यहाँ पर यार पढ़ाई लिखाई अच्छी जगह बहुत है, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, लड़कियां बहुत अच्छी हैं, क्यों ना हम एक काम करते हैं, यहीं रह जाते हैं और यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे ही आपने यहाँ की नागरिकता ली, सऊदी की या फिर किसी भी देश की, ठीक है, आपने मान लीजिए सऊदी गए और सोचे यहाँ पर बहुत अच्छा है, पैसा कौड़ी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसो आवाज की जिंदगी है, तो क्यों ना हम सऊदी में ही रह जाते हैं। उसके बाद जब मन हमारा भर जाएगा फिर हम चले जाएंगे इंडिया। याद रखिए, जैसे ही आपने यहाँ की नागरिकता ली, भारत सरकार आपकी नागरिकता खारिज कर देगी कि आप गए। ठीक है, तो आपकी नागरिकता कैसे, कब खारिज करेगी? जब आप सऊदी की नागरिकता ले लेंगे। अब आप भारत में आ भी नहीं सकते, आएंगे एक टूरिस्ट की तरह कि आप कहेंगे अरे भैया हम तो यहाँ के ही हैं, भारत के ही, हमको आने दो। भारत सरकार की नहीं, आपने सऊदी की नागरिकता ले ली तो आप सऊदी में ही रहिए। यहाँ पर आप किसी काम के लिए ही आ सकते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई जिस भी चीज के लिए आएंगे, कुछ निश्चित समय के लिए ही आ पाएंगे, ना कि परमानेंट। आपने क्योंकि सऊदी की नागरिकता ले ली है। समझ में आ गया? तो इसमें बेसिकली यही लिखा है कि अगर आप विदेश में जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं और वहां पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, तब तक तो अच्छा है, लेकिन वहां की जैसे नागरिकता ले लेंगे, तैसे ही यहाँ भारत की नागरिकता आपकी खारिज कर दी जाएगी, आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? अब हम समझते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10,
अनुच्छेद 10 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 10 ये कहता है कि आपसे आपकी नागरिकता कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, अगर आप भारतीय संविधान और देश की अखंडता और एकता के विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं, या फिर आप देश विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं, तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, आपकी नागरिकता है तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती। लेकिन जैसे आप देशघात करेंगे, देश विरोधी कार्य करेंगे, आप भारत की जानकारी पाकिस्तान को देंगे, तो आप देश के लिए एक शत्रु के समान हो जाएंगे, और उसके बाद केंद्र सरकार आपकी नागरिकता रद्द कर सकती है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि आप भारतीय संविधान का सम्मान करें, उसके बताए हुए कर्तव्यों का पालन करें और उसमें दिए गए अधिकारों का पूरा उपयोग करें। ठीक है, तो अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि आपकी नागरिकता बरकरार रखी जाएगी, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो अब 11 भी समझ जाए। चलिए 11 भी समझ लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्पेस बहुत कम है। चलिए 11 भी अब हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 11 हमें इस देश में नागरिकता लेने की विधि को बताता है कि अगर हम मान लेते हैं कि इंग्लैंड से कोई अंग्रेज आया और वो कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं, भारत हमको बहुत अच्छा लगता है, 200 साल तक यहाँ पर रहे हैं, अब भारत छोड़कर चले आए हैं हम अपने देश, तो हमको अच्छा नहीं लगता, हम भारत को ना जाना चाहते हैं, तो क्या अंग्रेज लोग फिर आएंगे यहाँ पर गुलाम करके हम लोगों को रख पाएंगे? नहीं, उनको अनुच्छेद 11 के तहत कुछ शर्तों का पालन करके यहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ के वो निवासी बन सकेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए, इनमें टोटली 5 विधि है। सबसे पहली विधि है रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण के अनुसार उस व्यक्ति को जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, उस व्यक्ति को कम से कम 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद गृह मंत्रालय के पास नागरिकता की अधिकार होता है, नागरिकता देना लेने का अधिकार, तो उसको गृह मंत्रालय में सबसे पहले फॉर्म रजिस्टर करना होगा, उसके बाद उसको 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, तब जाकर उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। समझ में? तो पहला रजिस्ट्रीकरण हो गया। दूसरा है देशीकरण। देशीकरण की प्रक्रिया भी लगभग सेम ही है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम कम होता है और इसमें कुछ स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी अगर भारत का नागरिक बनना है तो। जैसे किसी खेल में उसको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, किसी भाषा में उसको जानकारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, और वो 5 साल के अंदर अगर उसने भारत की नहीं 2 क्षेत्रों में अगर उसमें टैलेंट है, 2 विषयों में उसको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, किन्हीं 2 भाषाओं को उसको सीखना पड़ेगा 5 साल के अंदर, तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के तहत भी नागरिकता ली जा सकती है। समझिए कैसे? जैसे अनुच्छेद 2 में मैंने आपको बताया था कि संसद के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को किसी भी देश को भारत में मिला सकती है, उसके पास वो शक्ति है। ठीक है, तो अब मान लीजिए भारत में किसी दूसरे देश को मिलाया, भारत में जैसे पाकिस्तान, कल गए पाकिस्तान की मैं भारत में मिलना चाहता हूँ, तो भारत और पाकिस्तान को देश में मिला है, तो क्या वहां के एक एक नागरिकों को इन सभी विधियों के द्वारा गुजरना पड़ेगा तब जाके नागरिक बनेंगे? ऐसे में तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी देश अर्जित भूमि मतलब भारत के द्वारा शामिल हुआ हो, अपनी सहमति से भारत में शामिल हुआ हो, या भारत ने किसी देश पे कब्जा किया हो आक्रमण करके, ठीक है, तो वहां के नागरिकों को, वहां के
लोगों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा बिना किसी कागजी प्रक्रिया के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। ठीक है, तो समझ में आ गया। अर्जी भूमि किसे कहते हैं कि अगर भारत ने किसी देश को कब्जा किया या फिर किसी भी देश को भारत में मिलाया तो वहां के लोगों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा उसी आधार पर कि देश में ये मिल रहा है। ठीक है, जैसे सिक्किम 1975 से पहले नहीं था अपना भारत का, 1975 में हो गया, भारत में मिल गया, वहां के नागरिकों को यहाँ की नागरिकता मिल गई, वोट डालने का अधिकार मिल गया, सरकारी नौकरी में जाने का अधिकार मिल गया, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया, हर चीज में उसको भाग मिलने लगा। ठीक है, तो इसी तरह है कि अगर किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलना हो तो मिल सकता है, वहां के नागरिकों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के भारत में मिलाया जा सकता है, फिर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं चौथा स्टेप। चौथा स्टेप है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर मान लेते हैं कि मेरे पिताजी का जन्म भारत में हुआ तो वो तो भारत के नागरिक हो गए, लेकिन क्या अब मेरे पिता जैसे मैं अपने पिताजी की संतान हूं तो क्या मुझको अब नागरिकता लेने के लिए कोई कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी? नहीं। अगर आपके पिता या माता जी का किसी का भी जन्म भारत में हुआ है तो आपको उन्हीं के आधार पर, यानी उनके जन्म के आधार पर आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो जन्म के आधार मतलब आपके मम्मी पापा कोई भी अगर इस देश में जन्म लिए हैं, ठीक है, तो उनके आधार पर आपको नागरिकता मुफ्त में मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि मम्मी पापा को कैसे नागरिकता मिली? उनके मम्मी पापा के आधार पर मिलेगी, यानी आपके दादा दादी के आधार पर उनको नागरिकता मिल जाएगी, मिली होगी। ठीक है, तो किस आधार पर? जन्म के आधार पर। अगर आपके माता पिता में से कोई भी एक इस देश में जन्म लिया है तो उनके आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं पांचवा। पांचवा है वंश के आधार पर। वंश के आधार, ठीक है, वंश इन द सेंस कि आपके दादा दादी नाना नानी कोई भी हो, अगर वो लोग भारत के नागरिक रहे हैं तो, और आपके वंश में मतलब लगातार इस देशी नागरिक रहे हैं, कोई भी विदेशी नागरिकता नहीं ली है, जिससे आपके दादाजी ने इस देश के मतलब दादाजी देश के नागरिक रहे हैं, तो उनके आधार पर आपको पिताजी को मिल गई, अब पिताजी के आधार पर आपको मिल गई, और फिर आपके आधार पर आपके बीवी बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वंश अगर आपके भारत के नागरिक हैं, आपकी वंशावली, तो उसके आधार पर भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2-3 टॉपिक और है। ठीक है, वीजा पासपोर्ट वगैरह के बारे में, ये सब हम कल सीख लेंगे। उसके बाद ये समझ लीजिए कि भाग 2 भी हमारा समाप्त हो चुका है। कल से ही हम भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए, या फिर मैं यहाँ पर नंबर चल रहा होगा उसको आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।